नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। डॉक्टर जीसी पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि विद्युत निदेशक हैं विद्युत सुरक्षा निदेशालय में। जीसी पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच जी। तो श्रोताओं, विद्युत सुरक्षा जो निदेशालय है, इसका क्या काम होता है, इस पर आज हम विस्तार से जानेंगे। एक बिल्कुल नई तरह का विभाग है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। डॉक्टर पांडे, आप बताएं कि जो निदेशालय है, इसका काम क्या होता है? क्या ये विद्युत विभाग के साथ अटैच्ड कोई निदेशालय है, या यूपीसीएल के साथ आपका कोई कनेक्शन है, या पूरी तरह से स्वतंत्र ये विभाग है? देखिए, विद्युत विभाग अपने आप में एक बड़ा विभाग है। एक विभाग जो हम आमतौर पर जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, जिसे हम उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या यूपीसीएल कहते हैं। अमूमन जनता विद्युत विभाग उसी को आम लोग कहते हैं, जिसका कार्य ये होता है कि हमारे घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों में विद्युत की आपूर्ति करना, प्रदेश में विद्युत का वितरण करना, यह कार्य उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का होता है। जहां तक प्रश्न है विद्युत सुरक्षा निदेशालय का, यह एक अन्य शासकीय विभागों की तरह से एक उत्तराखंड सरकार का एक पृथक विभाग है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि शिक्षा विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, इसी तरह से एक पृथक विभाग है। इसका प्रमुख कार्य होता है प्रदेश में यह देखना कि विद्युत के कुछ नियम होते हैं। जिस तरह से हर चीज के एक नियम है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत एक खतरनाक चीज होती है, इसके साथ अपने कई डेंजर एसोसिएटेड होते हैं। तो उन जो नियम इसके बने हुए हैं, जो मानक हैं, उनका अनुपालन ठीक तरीके से किया जा रहा है। घरों में, दुकानों में, हर जगह जहां पर भी विद्युत का वितरण, उपयोग या उपभोग किया जाता है, वहां पर विद्युत के नियमों का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उससे जनजीवन को कोई खतरा न हो। आपने देखा होगा, हम देखते हैं अक्सर कि विद्युत से कई दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, अग्निकांड हो जाती हैं। अभी औद्योगिक क्षेत्रों में, कई औद्योगिक इकाइयों में अग्निकांड की घटनाएं हम अभी कल ही रुद्रपुर में ब्रिटानिया का या किसी का ब्रिटानिया में हुई है। तो उसके कारण तो अभी ज्ञात नहीं है कि वो किस कारण से हुआ है, परंतु अक्सर हम ये देखते हैं कि विद्युत की वायरिंग से या विद्युत के अधिष्ठापन से भी दुर्घटनाएं और अग्निकांड होते हैं। और इधर पिछले कुछ दिनों में इनमें काफी बेतहाशा वृद्धि भी देखी गई है। तो इससे बचाव के लिए ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ जो विद्युत के नियमों को, विद्युत को अच्छी तरह से समझें, इससे जो जुड़े हुए खतरे हैं इसे हम समझें और उनका पालन करें। तो यही कार्य मुख्य रूप से विद्युत सुरक्षा निदेशालय का होता है। तो सर, इसका आपका निगरानी का तंत्र क्या होता है? कैसे? देखिए, इसमें ऐसा होता है, कुछ इसके नियम बने हुए होते हैं। जैसे ये होता है कि सबसे पहली बात ये होती है कि जो विद्युत का कार्य किया जाता है, एक इसका मूलभूत सिद्धांत ये है कि बिजली का कार्य, किसी भी प्रकार का नया का कार्य किया जाना हो या कोई अनुरक्षण, मेंटेनेंस का कार्य किया जाना हो, जैसे हम अपने घरों में या दुकानों में वायरिंग कराते हैं, तो उसकी उसका एक नियम यह है कि यह कार्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो इस कार्य को करने के लिए कुशल होते हैं। उनको हम कहते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइसेंस होते हैं सरकार द्वारा प्रदान किए गए। अच्छा। तो ये हमें समझना चाहिए कि यह कार्य, जैसे अब अगर हम अपने घरों में या दुकानों में या किसी भी अपने प्रतिष्ठान में, सरकारी गैर सरकारी कहीं भी बिजली का काम करा रहे हैं, नया कार्य करा रहे हैं, वायरिंग करा रहे हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि यह कार्य क्या उन लोगों से हम करवा रहे हैं जो इसके लिए अधिकृत हैं, जिनके पास इसका सर्टिफिकेट है। जी। तो सर, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, क्योंकि अमूमन जितने अभी तो हल्द्वानी पूरा कंस्ट्रक्शन की जद में है, तो हर घर में लाइन बिछ रही है, और छोटे मोटे हम देखते हैं कि लड़के होते हैं 11, 12, 15, 18 साल के, जो आते हैं और पूरे फिटिंग करते हैं घर की। तो हमें तो नहीं लगता कि ये लोगों को मालूम है कि इस तरह का। नहीं, ये आपने ठीक कहा, ये कई लोगों को, बल्कि मैं कहूंगा कि ज्यादातर लोगों को इस तरह का जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए ये है कि, परंतु ये एक नियम है मूलभूत, ये केवल कितने लोग होंगे जिनको लाइसेंस मिला हुआ है हल्द्वानी में? देखिए, पूरे प्रदेश में इस तरह के करीब 700-800 लोग होंगे। अच्छा। जिनको, इसमें लाइसेंस की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जी। एक होता है जो बिजली मिस्त्री, जिसे हम कहते हैं टेक्नीशियन, उसका लाइसेंस होता है। जी। एक सुपरवाइजरी लाइसेंस होता है। जी। और एक ठेकेदार का लाइसेंस होता है।
तो लोगों को ये देखना चाहिए कि जिससे हम काम करा रहे हैं उसके पास कम से कम बिजली मिस्त्री का लाइसेंस, जिसे हम वर्क इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस कहते हैं, वो होना चाहिए। जिससे कम से कम ये ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर उसके पास लाइसेंस है और हमें बाद में ये शिकायत उससे रहती है कि उसके द्वारा किया गया काम किसी तरीके से अगर संतोषजनक नहीं भी है तो उसको लाइसेंस देने वाली संस्था से उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसे दंडित भी किया जा सकता है। परंतु अगर हम ऐसे, जिनको हम झोला छाप कहते हैं, से कार्य करा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि वो तो अवैध ही है एक तरह से, अनधिकृत है, न उसकी जवाबदेही है और अज्ञानता से एक प्रकार से हम भी जो है ऐसे लोगों से कार्य करा रहे हैं, तो उसको लिए तो फिर कुछ उसमें हो नहीं सकता है। तो 700-800 पूरे प्रदेश में तो काफी कम संख्या लग रही है वैसे देखें तो ये लोग क्या अपने अंडर फिर कई सारे लोगों को रखते होंगे? नहीं, ठेकेदार अपने अंदर कई तकनीशियनों को, सुपरवाइजर को रखते हैं और जो तकनीशियन है वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। ठेकेदार ठेका ले सकते हैं, तकनीशियन ठेका नहीं ले सकते हैं। जी 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 सर, ये जो व्यावसायिक घराने होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो मॉल हैं या फिर बड़े भी जो भी बिजनेस यहाँ पे चल रहे हैं, क्या वहाँ पे प्रॉपर लाइसेंस वाला ही मिस्त्री या सुपरवाइजर बिजली फिटिंग कर रहा है? क्या इसकी आप लोग निगरानी करते हैं? आपने एक चीज पूछी थी कि ये चीज जो हमको जानकारी जनरली आम जनता के बीच तरह की जानकारी कम है, परंतु इसमें ऐसा है कि अधिकतर जो बड़े औद्योगिक समूह हैं उनको वास्तव में इसकी जानकारी होती है, तो वे तो इसका अनुपालन करते हैं। खासतौर पर अब जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी काफी औद्योगिकरण हो गया, कई औद्योगिक क्षेत्र हो गए हैं और उसमें कई मल्टीनेशनल और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से बहुतों को तो इसकी जानकारी होती है और वे इन नियमों का पालन करते हैं। लेकिन अब जो बाकी जो छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, कॉमर्शियल हैं, दुकानें हैं या घर हैं, वहां पर वास्तव में इसका उल्लंघन ज्यादा देखा जाता है। सर, जैसे आग लगने की बड़ी वजहों में शॉर्ट सर्किट होता है, एक बड़ी जैसे वजह। पिछले कुछ सालों पहले दिल्ली की कई होटल्स में आग लगी और काफी अफरा तफरी मची, तो एक पूरा माहौल था कि एक भय था होटल में किस तरह से हम लोगों को ट्रेन करें। तो यहाँ पर भी जो तमाम सारी होटल लाइन्स हैं, वहां पर भी क्या आप लोग निगरानी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इसमें ऐसा है कि एक हमारी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस एक ये होती हैं कि उतनी निगरानी हम लोग नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से ये गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और इलेक्ट्रिकल का भी नेटवर्क बढ़ा हुआ है, उतनी निगरानी जरूर नहीं कर पाते हैं, परंतु फिर भी प्रयास ये रहता है कि जो आपने बताया होटल्स में हैं या दूसरे जो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में हैं, उनकी जांच की जाती है और जांच करके उनको नियमों के अनुसार जो भी खामियां उनके यहाँ पाई जाती हैं वो बताई जाती हैं और उनसे ये कहा जाता है कि किसी इसको आप कुशल व्यक्ति से इसका निराकरण कर रहे हैं। जी जी। लेकिन फिर वही बात है कि कुछ जो हमारी भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसके अंतर्गत सभी प्रतिष्ठानों की जांचें नहीं हो पाती हैं। सर, जैसे कई बार बस में शॉर्ट सर्किट लग के आग, अभी किसी स्कूल की बस में शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो क्या स्पेशली स्कूलों की बसों के लिए आप तो खास तौर पे की इसका नहीं देखिए, वो एक अलग क्षेत्र है। असल में ये जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा मैंडेट है, वो मूल रूप से पब्लिक प्लेसेज में सुरक्षा के मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तक रहता है। अब जब आपने कुछ जो ये एक विशिष्ट क्षेत्र हो गया कि बस के अंदर उसमें किसी तरह से तकनीकी खामी की वजह से ये आग लगने की घटनाएं अक्सर हो जाती हैं, या अभी आपने जैसे आपने देखा होगा कि जो नई ईवी जो आ रही है उसमें भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यह एक क्षेत्र अलग है, इसके इतना इस क्षेत्र में हम जनरली नहीं जाते हैं। जी जी। सर, इसके अलावा जैसे बरसात का मौसम है तो जो बिजली के जो खंभे हैं उनसे एक बड़ी कई बार कई खबरें वायरल होती हैं, कई वीडियो जाते हैं, तो एक खौफ का माहौल होता है। तो उसको लेकर क्या कुछ है? क्यों करंट आ जाता है बिजली की पोलों में? क्या लोहे को रिप्लेस करके क्या सीमेंट या कुछ और बनाए तो क्या उनमें नहीं आएगा? देखिए, करंट तो सीमेंट में भी आता है और लोहे की जगह सीमेंट को रिप्लेस जहां किया जा सकता है वहां किया भी जाता है, परंतु ये इसका मूल कारण यह है कि लोहा हो चाहे सीमेंट के पोल हो, उनमें करंट आने की वजह कुछ तकनीकी वजह ये होती है कि उसके अनुरक्षण, या तो उसके अनुरक्षण में कोई कमी रह गई है या उसके निर्माण में कोई कमी रहेगी। अन्यथा नियमों में यह व्यवस्था है कि खंबे में किसी करंट आने से पहले ही उसको करंट उसका खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि जनरली बरसात में आपने बताया या आंधी तूफान में आया कोई अगर लाइव वायर किसी खंबे के संपर्क में आ जाता है तो अव्वल तो सबसे पहले उस खंबे को निर्जीव हो जाना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होता, कई बार ये देखा गया है कि बिजली घरों में कुछ उपकरणों में कमियों की वजह से ऐसा होता है, तो इसमें जनता के लिए तो यही हो सकता है कि वे अगर देखते हैं कहीं आसपास कोई तार अगर टूटा हुआ है या लटक रहा है या कोई असामान्य चीज अगर उन्हें दिखाई दे रही है, तो उन्हें उससे दूर ही रहना चाहिए और इसकी सूचना अपने निकटतम बिजली घर में दे देनी चाहिए, ताकि उसका निराकरण हो सके और वो खंभे पे करंट का निराकरण हो सकते। परंतु व्यवस्था इसमें, फिर मैं वही कहूंगा कि व्यवस्था इसमें यही है कि खंभे में करंट आने से पूर्व या कोई व्यक्ति उसकी चपेट में या कोई पशु उसकी चपेट में आ जाए, इससे पूर्व ही वो उपकरण कार्य कर लेना चाहिए जो कि इसके बचाव के लिए बिजली घर में स्थापित होता है और उसे निर्जीव हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। अच्छा, ये व्यवस्था होती है। जी। अब इसमें कई बार खामियां मिलती हैं, तो जो विद्युत विभाग आपने कहा था शुरू में, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको ये बताया जाता है कई बार इस खामी को वो दूर भी करते हैं। सर, बिजली आजकल बहुत चमक रही है और चेतावनी भी है मौसम विभाग की ओर से कि जो आकाशीय बिजली है उससे मतलब उसके खतरे भी हैं ही। क्या उसका भी इस विद्युत से कोई कनेक्शन है? देखिए, आकाशीय बिजली तो एक प्राकृतिक घटना है जी, और आकाशीय बिजली से भी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जो हमारे मानव निर्मित बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना में वो नगण्य है। जी। नहीं सर, जैसे आकाशीय बिजली अगर है, चमक रही है, तो क्या हम जल्दी से ही अपने इलेक्ट्रिक जो सर्किट हैं, अपने प्लग हैं, उनको निकाल दें? क्या उससे कुछ सेफ्टी होगी? सावधानी आपने बिल्कुल ठीक कहा। सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आकाशीय बिजली जब चमक रही हो तो हमें विद्युत का उपयोग कम कर देना चाहिए और अपने उपकरण जो हैं, जैसे टेलीविजन हैं या रेफ्रिजरेटर है या अन्य उपकरण, उनको हमें उनका उपयोग बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और अन्यथा आकाशीय बिजली से जनरली सामान्यतः तो घरों में नुकसान उतना होता नहीं है, क्योंकि प्रकृति द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है कि आकाशीय बिजली जनरली ऐसा होता है, जो चीज सबसे ज्यादा ऊंची होती है, पेड़ हैं, ऊंचे पेड़ या ऊंची इमारतों, वहां पर ये स्ट्राइक करती है। और ऊंची इमारतों में इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं कि वे आकाशीय बिजली से, ऊंची इमारतों से मतलब है बहुत ज्यादा बहुमंजिली इमारतें जिन्हें हम कहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो उनमें आकाशीय बिजली से बचने के उपाय किए रहते हैं कि अगर इत्तेफाक से उनके ऊपर आकाशीय बिजली का प्रहार होता भी है तो उससे उन्हें बचाया जा सके। और जनरली अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर है तो उसे किसी पेड़ के नीचे है तो पेड़ों से बचना चाहिए। जी। एक स्थान पर वो, खासतौर पर पहाड़ों में बोलते थे कि जो टूनी का पेड़ होता है या चीड़ का पेड़, वो उसके लिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि उन पेड़ों पर ज्यादातर आकाशीय बिजली का प्रभाव ऐसा देखा जाता है कि आशंका उनमें ज्यादा होती है। जी। तो उससे दूर रहना चाहिए। बाकी घरों में जनरली इतना खतरा नहीं देखा गया है। बिल्कुल जी। सर, अगर घर के बिल्कुल नजदीक में बिजली का पोल है तो ऐसे में क्या करना चाहिए सावधानी, और क्या उसे हटाया जा सकता है? क्या सिस्टम होता है? क्या उसमें भी आपका कोई प्रावधान है? देखिए, बिजली का पोल क्या उसे हटाया जा सकता है? किसी के घर के मकान के निकट कोई बिजली का पोल है जी, उसे हटाया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्या कहाँ पर बिजली का पोल लगाया जा सकता है। पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि बिजली का पोल, देखिए बिजली तो हम सबकी आवश्यकता है और एक मूलभूत आवश्यकता है। तो इसके लिए ये प्रावधान है कि बिजली का पोल कहीं भी लगाया जा सकता है और लगाने वाले प्रथमतः तो यह देखेंगे कि वो सुरक्षित दिशा में, सुरक्षित जगह पर लगे, किसी के घर मकान से दूर लगे। सर, जैसे बिजली तो पहले लाइन भी जा रही है, कॉलोनी फिर डेवलप हो रही है, तो तब फिर एक खास दूरी पे पोल होते ही होते हैं। नहीं, यही मैं कह रहा था आपसे कि सबसे पहले तो व्यवस्था जो कानून में वो ये है कि उसको जो घर जो उस वक्त हैं वहां पर उपलब्ध हैं, एडजस्ट करते हैं, उनसे वो दूर रहे, ताकि उन घरों मकानों से को बिजली के पोल से कोई खतरा न हो। अब प्रश्न यह आता है कि एक बार जब एक पोल लग गया तो वो वैध है, और अगर किसी को उसमें आपत्ति हो तो उसको वो पोल लगने के दौरान अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। उसके लिए उसके निवारण के लिए भी एक व्यवस्था बनी हुई है कि वो विद्युत विभाग में अपनी आपत्ति दर्ज करे, वहां से उसका निराकरण नहीं होता है तो एक दूसरे स्तर पर बना हुआ है, या उससे कोई अगर वो कोई कंपनसेशन उसके लिए चाहता है। लेकिन जब लाइन बनी हुई है, उसके बाद जैसा आपने बताया कि उसके पास भवन निर्माण हो रहे हैं, तो यहां पर कर्तव्य फिर आ जाता है भवन निर्माण करने वालों का कि वे इसकी सूचना सर्वप्रथम विद्युत विभाग में दें कि हमारे द्वारा भवन निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, और इस भवन निर्माण से कहीं
विद्युत नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, इससे कुछ असुरक्षित तो नहीं हो रहा, क्योंकि बिजली दिखती तो है नहीं है। आपने भी देखा है, हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से कि जमीनों के दाम आजकल बढ़ गए हैं और जगह जगह जो है ओवरहेड लाइनों के निकट मकान बन रहे हैं और वो वास्तव में असुरक्षित हैं और इससे कई घटनाएं हो रही हैं। कहीं न कहीं प्रतिमाह मैं कहूंगा अच्छा, 1 या 2 घटनाएं इस तरह से हो रही हैं, इस तरह से हो रही हैं। ट्रांसमीटर के एकदम नजदीक होता है, बड़ा ट्रांसफार्मर के नजदीक में है, जी। या लाइन के नजदीक में है, छत में अपने चलते हुए सीढ़ियों से अपने घर में प्रवेश करते समय उसको किसी व्यक्ति को विद्युत का करंट लगा और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बिल्कुल। इस तरह की घटनाएं 1-2 घटनाएं प्रतिमाह उत्तराखंड में हो रही हैं। तो सर आपका विभाग इसके लिए क्या कर रहा है? वही मैं आपको बता रहा था कि अब इसमें ऐसे है कि जिस तरह से ये लोगों को अब चूंकि ये बिजली दिखाई तो नहीं, तार दिखाई देता है और यह हमें ये नहीं दिखाई देता है कि यह कितना खतरनाक हमारे लिए हो सकता है, तो लोग मकान तो बना लेते हैं। और सर वो जो मजदूर हैं तमाम बिहारी यूपी के हमारे, वो सब बहुत रिस्क लेके कई मजदूर काम करते समय उनकी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इसके लिए तो उपाय एक यही है, नहीं हम जैसे आपने बताया कि इसके लिए हमारा विभाग क्या कर रहा है, हमारा विभाग इस तरह इसका देखिए इनको रोकने का मूल जो दायित्व है वो उसका है जो मकान बना रहा है और जो जिसके लाइनों के निकट बना रहा है। सबसे पहले इसका कार्य किया जाता है विद्युत, जैसे आप उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन जो आपने कहा, उनके द्वारा उनको नोटिस दिया जाता है जी। उनके द्वारा ऐसे जब भी प्रकरण उनके संज्ञान में आते हैं, क्योंकि जो भी घर बनता है सबसे पहले मीटर लगता है, अगर घर नहीं भी बना है तो एक खंबे पे मीटर टांगते जाते हैं, तो वो अस्थायी जिम्मेदारी है अस्थायी वाला, जब तक तो एटलीस्ट उसकी जिम्मेदारी हो कि एक मीटर टंगा है तो एटलीस्ट कोई घर बन रहा है तो आसपास इस तरह का है तो नहीं, वो देखें, उनकी जिम्मेदारी है। तो मेरे उसमें ये होता है, सबसे पहले तो जब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संज्ञान में इस तरह के प्रकरण आते हैं तो वे उसको नोटिस देते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा उसमें मकान के ड्राइंग में कुछ परिवर्तन करके इस तरह से किया जाता है, या लाइन में कुछ परिवर्तन किया जाएगा जी, कि वो सुरक्षित हो जाए। उसके बावजूद भी कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर कि मकान बनाने वाले ने या विद्युत विभाग द्वारा अगर कोई कार्रवाई न की गई हो तो वो फिर जब हमारे विभाग के संज्ञान में आते हैं तो फिर हम उनको नोटिस दे करके उसको सुरक्षित करने की कार्रवाई करते हैं। जी जी जी। सर डायरेक्ट आपके पास शिकायतें भी क्या आती हैं? कुछ आती हैं कुछ आती हैं जी। इसका जो प्रक्रिया है वो ये है कि सर्वप्रथम उपभोक्ता और विद्युत विभाग उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों के बीच में अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो ऐसे प्रकरण फिर हमारे विभाग में संदर्भित किए जाते हैं जी। सर शहरों के बीच में भी हम देखते हैं कि आए दिन किसी न किसी दुकान में आग लग जाती है और शहर के अंदर जो सिस्टम है वायर का वो हमको बड़ा लुंज पुंज सा दिखाई देता है। क्या उसमें भी कुछ डर है कि हम तो जाते हैं गाड़ी में तो लगता है कि आंधी तूफान आएगा तो शायद तार हमारे ऊपर ही गिर पड़ेगा? नहीं, आपका डर बिल्कुल सही है, ऐसा होता भी है और इसमें दोनों तरह से लापरवाही होती है, दोनों तरफ से। एक तो जो आपने बताया शहर में दुकानें, घर में एक ही बिल्डिंग में कई कनेक्शन होते हैं, तो उन स्वामियों के द्वारा भी, दुकान के जो स्वामी हैं, घरों के स्वामी हैं, उनके द्वारा भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि अव्यवस्थित तरीके से कनेक्शन प्राप्त किए जाते हैं। और कई स्थानों में कई बार ऐसा होता है कि एक बार अगर किसी भवन की या किसी बड़े प्रतिष्ठान की वायरिंग अगर हो चुकी है तो उसका उनके द्वारा समय समय पर अनुरक्षण नहीं किया गया है तो उसमें परिवर्तन आ जाते हैं जी। तो ये उसमें कुछ चीजें देखी गई हैं कि जिस वजह से ये असुरक्षित हो जाते हैं जी। सर कोई और चलते चलते कोई संदेश आपका हो तमाम लोगों के लिए? आम जनता के लिए तो यही संदेश हो सकता है कि एक तो जैसा मैंने पहले बताया कि विद्युत का कार्य कराने से पहले वो इस चीज को इंश्योर कर लें कि जिस व्यक्ति से हम काम करा रहे हैं वो वास्तव में इसके लिए अर्ह हैं या नहीं। दूसरा, जो पब्लिक नेटवर्क है हमारा, उसमें खासतौर पर आजकल बरसात के टाइम में, जैसा आपने स्वयं बताया कि लीकेज की घटनाएं होती हैं, तो जहां भी इस तरह की घटनाएं उनके इस तरह का कोई चीज उनके संज्ञान में आती है तो उसकी सूचना निकटवर्ती विद्युत उपकेंद्र पर अवश्य दें। जी जी। सर अगर थोड़ा सा चलते ढांचा थोड़ा सा बता दें कि ये जो निदेशालय है कितना अमला है उत्तराखंड में, इसके पास कितने लोग हैं? ये एक छोटा सा विभाग है जिसमें करीब सैंक्शन 65 पदों की इसका सैंक्शन स्ट्रक्चर है जी।
और अभी इसमें अधिकांश पद इसमें रिक्त ही हैं। सरकार द्वारा उसको भरने की प्रक्रिया की जा रही है। आशा है कि शीघ्र ही पद भर दिए जाएंगे। इसके 3 कार्यालय हैं, एक हल्द्वानी में है और देहरादून, और एक रुड़की जिला हरिद्वार में है। और 2 कार्यालय इसके गोपेश्वर और पिथौरागढ़ में वो अभी कार्यशील नहीं है। जी जी सर, विद्युत से जो डर है, जो खतरा है, वो विद्युत कर्मियों को भी होता है। कई बार पोल पे आप चढ़े हैं और किसी ने लाइन ऑन कर दी, ऐसी घटनाएं हमने सुनी है। तो उनके लिए क्या आप करते हैं? देखिए, उसके लिए हम एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है कि कोई पोल पर चढ़ रहा है तो उसको किस प्रकार के उसके पास अपने पास टूल होने चाहिए, पोल पर चढ़ने से पहले किन किन प्रक्रियाओं का उसने पालन करना चाहिए। इसी प्रकार जो बिजली घर में जो आदमी बैठा हुआ है उसके लिए भी लाइन ऑन करने ऑफ करने के लिए प्रक्रिया पहले से ही निर्धारित है। हम ये करते हैं कि उन प्रक्रियाओं को उन्हें बताते हैं, ताकि अगर वो उन प्रक्रियाओं का, मानक प्रक्रियाओं का पालन करें तो ऐसी घटनाएं फिर नहीं होती हैं। प्रक्रियाएं जो बनी हुई हैं, पूर्व से ही बनी हुई भारतीय मानकों में, वो इस तरह की हैं कि अगर उनका पालन किया जाए तो न तो पोल पे चढ़ने पे कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को करंट लगेगा जी। तो ऐसा इन मामलों में ऐसे तभी होता है जब किसी न किसी स्तर से कोई भूल हुई होती है जी। या तो पोल पे चढ़ने वाले व्यक्ति को जिसने चढ़ाया उसकी वजह से कोई भूल है, या कोई बिजली घर में जो लाइन को बंद या उसको ऑन ऑफ कर रहा है उसकी ओर से कोई भूल है। लेकिन सर, ये ऐसा विभाग है, बिजली एक ऐसी चीज है कि वहाँ भूल के लिए कोई जगह नहीं होती है, सिर्फ आपको जान गंवानी पड़ेगी। तो एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है और आपका निदेशालय मुझे लगता है कि एक बहुत ही जवाबदेही वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। सर, उसके अलावा जैसे हम देख रहे हैं कि बीच में अभी एसी में काफी आग लगने की घटनाएं भी हुई थी, तो क्या उसका भी कुछ, वो तो खैर एसी का मसला है कि एसी की सर्विसिंग आपने ठीक से नहीं की है। एसी का भी मसला है और वो एसी, देखिए दोनों चीजें होती हैं। एक तो इक्विपमेंट में कोई खामी हो, दूसरा उसको हम किस तरह से संचालित कर रहे हैं, किस तरह से उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप किसी बिजली के उपकरण को कम वोल्टेज पर लंबे समय के लिए संचालित कर रहे हैं तो यह संभव है कि उसमें वो हीट हो जाएगा ही। इस एसी के अलावा कंप्यूटर, अन्य उपकरणों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं जी। तो उसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ये ज्यादा चांसेस इस बात के रहते हैं कि हम उसको हमारे उपयोग में भी कहीं ना कहीं कोई खामी रहती है। कई बार ऐसा होता है जी जी जी। सर, ठेका व्यवस्था बहुत चल रही है विभागों में, और बिजली विभाग में भी थोक के भाव ठेके के हमारे तमाम सारे जो इलेक्ट्रिशियन हैं वो दिखते हैं, उनकी जिंदगी के खतरे भी हैं, न उनके आगे पीछे कोई इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो क्या इसकी वजह से भी ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपको लगता है? देखिए, ये जो ठेका व्यवस्था है, ये असल में जो आपने प्रश्न उठाया है, ये है जो हमने कहा ना विद्युत यूपीसीएल से संबंधित है। हाँ। तो खैर बेहतर तो इसके बारे में वही बता पाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर से मेरा ये मानना है कि अब ये तो सरकार की एक नीति होगी कि किस तरह से वो कार्य कराए। बस हमें तो ये देखना चाहिए कि अगर ठेका व्यवस्था हो या जिस तरह की भी व्यवस्था हो, उसमें हम जो वो विद्युत के नियम बने हुए हैं उनका भलीभांति पालन करें और ठेकेदारों के द्वारा भी इसका पालन किया जाए और विभाग द्वारा भी किया जाए। और हाँ, ये बात सही है कि जो ठेके व्यवस्था के अंतर्गत जो काम लोग कर रहे हैं उनकी घटनाएं पहले से जो नियमित रूप से जो लोग काम करते थे उनकी अपेक्षा ज्यादा हो रही है और उनकी मृत्यु भी हो रही है। और वो सर, ये आपकी ओर से एक प्रपोजल मुझे लगता है कि जाना चाहिए सरकार को कि ये व्यवस्था, क्योंकि जब तक जाएगा नहीं हर एक की ओर से तब तक चीजें बदलेंगी। आपने ये कहा कि ठेका व्यवस्था में अपने आप में तो कोई खामी नहीं हो सकती है, ये तो उसको हम कैसे उपयोग कर रहे हैं ये दूसरा मसला है मेरे ख्याल से। जी। भाई सर, एक होता है कि स्थायी लोग हैं, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए हैं, प्रॉपर आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक सुरक्षा की गारंटी है, तो आप बड़े ठीक से काम करते हैं, जवाबदेही से काम करते हैं। आप ठेके पे हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, ठेकेदार पैसा, अब तमाम सारी एजेंसियां आ गई हैं, उनके थ्रू तनख्वाह मिलती है, आधा पैसा वो काट लेते हैं, तो एक पूरा चीजें प्रभावित तो होती हैं। नहीं, ठीक कहा आपने भी इसको स्वीकारा कि घटनाएं बड़ी हैं तब से। तो डॉक्टर जीसी पांडे, बहुत सारी जानकारी आज आपने दी और बहुत ही उपयोगी जानकारी। मैं चाहती हूँ कि लगातार आप हमारे रेडियो के साथ जुड़े रहें और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैडम।
थैंक यू। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।